इलेक्ट्रिसिटी। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा कलर ले लें? ब्लैक है, चलो ब्लैक ही रखते हैं। ब्लैक तो रहेगा नहीं, येलो लेते हैं। क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? बायोलॉजी सारा कंप्लीट है, ठीक है। फिजिक्स में भी सारा कंप्लीट है। आज सेकंड लास्ट चैप्टर है, कल लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो कंप्लीट जीके जी से यहाँ पढ़ाई होगा, फ्री में पढ़ो, आगे बढ़ो। और क्या, चलो इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों होता है? चार्ज का मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से, है ना। तो वो तो होता ही है। तो उससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। सबको पता है चार्ज क्या होता है। दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कहा गया ये वाला, है ना। मतलब कि अगर सेम चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे या नेगेटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। और अगर अपोजिट चार्ज रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सिंपल सा रूल है, पता होगा आपको, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। क्यों है इसका नाम कूलम? इसका यूनिट कूलम क्यों रखा गया, ऐसा यूनिट, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मुझे याद नहीं, ठीक है, बस उसके लास्ट में कूलम था। यही आज तक बचपन से यही तक याद रखा हूँ। उससे ज़्यादा याद करने का भी जरूरत भी नहीं पड़ा और कभी मूड भी नहीं हुआ याद करने का, है ना। तो ज़रूरत नहीं है, लास्ट में कूलम आ ही जाएगा। कोई भी साइंटिस्ट रहेगा, नाम रहेगा, लास्ट में कूलम रहेगा, वही इसका डिस्कवरी किए थे, इसके पर काम किए थे, जो किए थे, है ना। तो उन्हीं के नाम पे कूलम चार्ज उसका रखा गया नाम, है ना, यूनिट। चार्ज इक्वल टू होता है IT, ठीक है। आगे हम लोग अभी नेक्स्ट करंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी देखेंगे हम लोग। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वही चीज है, सिंपल सी बात है। क्यू का फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज इक्वल्स टू IT, क्यू इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसको याद रखना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब वही पूछ लेगा कि अगर एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम रहता है ना। अब एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? ऑब्वियसली इसको डिवाइड कर दो ना, है ना। डिवाइड कर दोगे इसको, क्या हो गया? 1 कूलम इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या था? इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करोगे, निकालोगे, आएगा तुम लोगों का 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और भी पॉइंट में आएगा, बट उतना जरूरी नहीं, इतना ही याद रखना काफी है ना। तो इसको याद रखना। और पूछ लेगा अगर 1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पर सेकेंड, तो वो भी इक्वल ही होगा, है ना। इसका 25-24 ज़्यादा कंफ्यूज होता है ना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। 0.01 का डिफरेंस है, तो दोनों एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड याद रहेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सा है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्ज रहते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। उनका यूनिट है कूलम। एक तो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था डैश 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 कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो 6.25 या फिर 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। याद रहेगा। चलो Q इक्वल्स टू IT था। अब वही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। Q इक्वल्स टू IT था ना, I इक्वल्स टू Q/T, है ना। करंट इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोल लो, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज खाली बोल लो, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर क्या होता है पता ही है? मेटल, कोई भी मेटल होता है कंडक्टर होता है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़े हो तो हम लोग का नेक्स्ट, चाहे हम लोग जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन कंडक्टर नहीं, क्या इंसुलेटर है, वो सब भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल सब यूज होने वाला है ना। तो ठीक है, छोड़ो। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं, एक वायर है,
वायर को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, है ना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। हम लोग को पता है वायर है ना। अब उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑब्वियसली रहता है, वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है, वायर के कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, लेकिन उसमें करंट नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन तो है बट करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन तो है, फ्लो नहीं कर रहा तो करंट कहां से जनरेट होगा उसमें, है ना। अब एक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेचारा, है ना। मान लो ऐसा कंडक्टर है ना, एक तो ऐसा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है। क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो सब में है ना, तो उसमें जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तब जाके उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और मूव कब करेगा? जब उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। देखो ऐसे करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ना। मान लो एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया जिसका वोल्टेज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब इसमें क्या, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया कंडक्टर से, है ना, ये कंडक्टर है, इससे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब नेगेटिव टर्मिनल है, अब इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज रहता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज से दूर भागेगा, है ना। अब यहां है, ये नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड है इससे, तो इलेक्ट्रॉन क्या इस तरफ मूव कर रहा है ना। किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, याद रखना करंट जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, या फिर तुम लोगों का करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है, बोल सकते हो जैसा तुम्हारा मन, है ना। ठीक है, ये समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है ना। बिना पोटेंशियल डिफरेंस का कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकता, याद रखना, है ना। इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे बट मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो वहां पर करंट जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो करंट इज जनरेटेड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस चार्ज पार्टिकल्स टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को फ्लो करवाता है ना। आगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, यही उसका डेफिनेशन ही है एक टाइप से, वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, है ना। वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, देखेंगे क्या देखो, ठीक है। ये है तुम लोग का I इक्वल टू क्यू बाई टी, I फॉर करंट, Q इक्वल टू चार्ज, T इक्वल टू टाइम। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर होता है, ठीक है, मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। आगे अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि तुम लोग का 10th लेवल में तो नहीं आता, वो +2 लेवल में आता है, 11 12 लेवल में, 12th में आता है वो, ठीक है। गैल्वानोमीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो जो है ना वो भी एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं, बट उसमें छोटा से छोटा डिफ्लेक्शन भी मेजर होता है, मतलब छोटा से छोटा करंट भी उसमें मेजर होता है, बट एमीटर में छोटा छोटा मेजर, मतलब छोटा से छोटा करंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेजर्ड बाय एमीटर। नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड यूनिट बोलेगा, स्टैंडर्ड डिवाइस पूछेगा तो एमीटर ही बोलना। अगर गलती से वहां पर एमीटर की जगह में गैल्वेनोमीटर रख दिया तो वहां गैल्वेनोमीटर बोलोगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा। कनेक्टेड इन सीरीज, इसको याद रखना, हम लोगों का एमीटर जो रहता है सीरीज में कनेक्टेड रहता है ना। और आगे हम लोग देखेंगे वोल्टमीटर जो रहता है वो है तुम लोग का पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल रहेगा, तुम लोगों का हायर से लोअर में फ्लो करेगा, ठीक है। दैट इज करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड बट इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट, ठीक है। बता चुका हूं ऑलरेडी इसके बारे में, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बस एक छोटा सा बता दे रहा हूं इसमें। मेटल वो होते हैं, ठीक है, मेटल कंडक्टिविटी में देखते हैं हम लोग, ठीक है। अ मेटल इज अ सब्सटेंस दैट हैज वेरी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। नॉन मेटल जो रहता है बहुत कम रहता है, ठीक है। नॉन उसमें मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं बहुत कम रहते हैं,
ठीक है, उसमें मोस्टली बहुत कम, ना के बराबर उसमें कंडक्टिविटी रहता है। और एक होता है तुम लोगों का सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुम लोगों का कंडक्टिविटी होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है, होता है बहुत कम होता है। और जैसे जैसे हम लोग इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल में अगर हम लोग कंडक्टिविटी इंक्रीज करते, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। बट सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, है ना। तो बस इससे ज्यादा मत जानो, इसके ज्यादा उसका पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम लोग सिर्फ मेटल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और उसी में हम लोग कंडक्टिविटी वगैरह देखने वाले हैं, है ना। बस इसको याद रखना, मेटल में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी रहता है, फिर सेमीकंडक्टर में, और सबसे कम होता है तुम लोग का नॉन मेटल में, ठीक है। एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है कंप्लीटली उसमें कंडक्ट होता ही नहीं है। इंसुलेटर जैसे कि लकड़ी हो गया, उसमें बिल्कुल कंडक्ट नहीं होगा। प्लास्टिक हो गया, वो सब इंसुलेटर के अंडर में आते हैं, है ना, उसमें बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होता है ना। और एक कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ग्राफाइट याद रखना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ग्राफाइट जो है एक नॉन मेटल है ना, कार्बन का ही सब्सटेंस है ना, कार्बन का ही एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, छोड़ो, जो भी कार्बन का ही पार्ट है, एक सोच लो, बहुत सारा कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है ना, कार्बन कंपोनेंट, ठीक है। फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ नॉन मेटल बट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। ये एक नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है ना। ग्राफाइट, ग्राफाइट कहां रहता है हम लोग का, पेंसिल देखे हो ना, पेंसिल, पेंसिल ही बोलते हो ना, सीस हम लोग, जो भी उसमें जो ब्लैक कलर का रहता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफाइट रहता है वो, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब देख लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ही मैं बता चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक कंडक्टर है, एक पॉइंट चार्ज है, मान लो यहां पे, उस चार्ज को यहां से यहां लेके जाने के लिए, ठीक है, जो वर्क डन लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही है चार्ज को मूव करना, है ना। चार्ज को मूव करेगा तभी तो हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? चलो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू Q बाय W। Q क्या है तुम लोगों का, चार्ज है ना, W क्या है, वर्क डन है, और V जो है तुम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दिया हुआ यहां पे। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है, और तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर, ठीक है, एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, उससे हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। और याद रखना हम लोगों का घर में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 220 वोल्ट का आता है, ठीक है। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस वगैरह होते हैं सब में हम लोग का जो वोल्टेज रहता है 220 वोल्ट का रहता है। 440 वोल्ट यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, है ना, बोला 440 वोल्ट का झटका लग गया, है ना, तो उसका आधा रख लेना, 440 वोल्ट का आधा 220 वोल्ट, ठीक है, तो झटका नहीं लगेगा, लगता है वैसे भी, मतलब कि याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, याद रहेगा 220 वोल्ट का हम लोग इसको लिख लेना, ठीक है, 220 वोल्ट का हम लोग घर में आता है, ठीक है। ये से हम लोग कल भी पढ़ने वाले हैं इसमें, जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे वहां पे भी पढ़ने वाले हैं कि पूरा का पूरा घर में सर्किट कौन कौन सा आता है, कैसा आता है, वो भी देखेंगे हम लोग। ये कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े हम लोग, पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलो अब जान लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े, चार्ज पढ़े, करंट पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, अब पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन देगा एक ठो, है ना, इन तीनों के बीच में, ठीक है, देखेंगे। फिलहाल हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट करना, है ना। रेजिस्टेंस अगर हर चीज में तो रेजिस्टेंस तो आते ही है ना, रेजिस्ट करना, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, रेजिस्ट करना ना, ठीक है, मना करना, वही है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो को वो रेजिस्ट करता है ना। यहां पर ही मेटल्स रहते हैं, जो भी मेटल है, कंडक्टर है, उसके अंदर उसका खुद का भी तो मेटल होगा ना, उसका
पार्टिकल्स होंगे, तो जो भी वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकता है, ज्यादा मतलब कि बोलता है थोड़ा धीरे चल बाबा, कहां जा रहा है ना, रेजिस्ट करता है। वही है तुम लोगों का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल लो, इलेक्ट्रॉन बोल लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो है, उसी का ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ये रेजिस्ट करता है, इनडायरेक्टली करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है? आर। एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रोनाउंस्ड ओम। ठीक है, इसी को हम लोग ओमेगा भी बोलते हैं, याद रखना, ओमेगा सिंबल है ये सिंबल कौन सा है? ओमेगा, सिंबल ओम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू वी बाय आई। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, आई क्या है? करंट है। ठीक है, याद रहेगा सारा फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज थोड़ा जान लो, अच्छे से जानना बाबा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, स्पेशली ये है कंडक्टर, है ना, कंडक्टर वायर समझ लो, है ना, कंडक्टिंग वायर है, उसको काट के हम लोग थोड़ा सा निकाल लिया है। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को रेजिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना बड़ा लंबा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस, जितना मोटा होगा, है ना, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, है ना, जितना ज्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, और उसके बाद इसको कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग को निकल गया ये वाला आर इक्वल्स टू तुम लोग का रो एल बाय ए। ठीक है, अब ये रो क्या है? रो एक टाइप से बोल सकते हो, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ना एक तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग रो लगा दिए हैं। बट ये रो सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट का काम नहीं करता है, रो जो है कांस्टेंट है, बट हर मटेरियल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू आता है रो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक टाइप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बोल सकते हो, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, बट ये कांस्टेंट होता है, रो जो होता है कांस्टेंट होता है, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसका वैल्यू होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना कम हो जाता है। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस सबसे कम होता है तुम लोगों का सिल्वर, चांदी का सबसे कम होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी भी बोल लो, है ना। आगे हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी, सबका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, कहां गया, ये रहा। सबसे कम होता है तुम लोगों का सिल्वर का रेजिस्टिविटी, कितना है? 1.6 × -8। अबे कंडक्टर दिया हुआ है, सॉरी, रेजिस्टिविटी ना, सबसे कम होना चाहिए ना, 1.62 बढ़ते जा रहा है। हाँ, सबसे कम इसी का है ना, सबसे कम इसी का है, किसका? सिल्वर का, जिसकी वजह से इसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कंडक्ट करता है जो भी। ठीक है, आर फॉर रेजिस्टेंस, ये रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसका सिंबल होता है ओम एम, है ना, ओमेगा एम बोल लो। ठीक है, लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से मेजर करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये फॉर्मूला स्पेशली याद रखना, है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे भी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो अब देखते हैं टेम्परेचर, सॉरी, रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, वही तो देख रहे थे यार अभी तक हम लोग, रेजिस्टेंस किससे, सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, ये तो फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूला से दो हम लोग को पता चल गया, एक लेंथ पे डिपेंड करता है, एक तो तुम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और भी दो चीज है, जैसे कि तुम लोगों का नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो रेजिस्टिविटी, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टिविटी का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वही नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कि तुम लोग कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर भी हुआ। ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और नाइक्रोम हुआ, टंगस्टन हुआ, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस होते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, यूज्ड इन द
हीटर्स, बल्ब, ये सब में यूज करते हैं हम लोग। देखेंगे आगे हम लोग। टंगस्टन जो रहता है बल्ब में यूज होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, 3380 आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट्स है, 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका होता है ना, किसका, टंगस्टन का। जिसकी वजह से जब हम लोग बल्ब है ना, हम लोग का घर में अभी तो नहीं रहता, अभी तो हम लोग CFL वीएफएल सब ट्यूबलाइट वगैरह लगाते हैं, पहले 100 वाट का बल्ब आता था है ना, उसमें ऐसे करके बीच में एक ठो मतलब कि ऐसे लगे रहता, ऐसे ऐसे लगे रहेगा है ना, बीच में टंगस्टन का वायर लगे रहता था है ना। वो टंगस्टन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो टंगस्टन क्या है, जलता है, पूरा ग्लो करता है, जिसकी वजह से हम लोग को रोशनी मिलता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल में डिपेंड करता है, जिसका हम लोग का देखते हैं अलग अलग मटेरियल जो होता है, कोई मटेरियल लो रेजिस्टिविटी अलाउ करता है, कोई हाई रेजिस्टिविटी अलाउ करता है। ठीक है ना, जिसके वजह से हम लोगों को लो रेजिस्टिविटी रहता है तो उसमें कंडक्टिविटी अच्छा मिलता है, हाई रेजिस्टिविटी रहता है तो उसमें कंडक्टिविटी तो उतना अच्छा नहीं मिलता, बट वो हीट के लिए बहुत काम आता है, हीट के लिए, ग्लो के लिए, जैसे हीटर में हुआ, बल्ब में, ये सब में यूज होता है ना। और टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, याद रखना, हम लोग का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, इसको तो स्पेशली याद रखना। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था सेमीकंडक्टर में कि तुम लोगों का जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, बट मेटल्स में क्या होता है, तुम लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी घट जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट टेल्स हाउ स्ट्रांगली अ मटीरियल रेजिस्ट करंट। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये बताता है कि कोई भी मटीरियल किसी करंट को कितना ज्यादा रेजिस्ट करता है ना। कंडक्ट क्या था, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, हर मटेरियल के लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है। लो के लिए गुड लो अगर रहेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अगर लो रहेगा तो गुड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी हाई रहेगा तो बैड कंडक्टर। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी देख लो है ना। चलो, ये है तुम लोगों का टेबल, याद करने का याद कर लो, बट ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, 2-4 टुकड़े याद रख लेना। जैसे कि तुम लोग का सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, क्रोमियम है, उतना याद नहीं करने का। इसमें एलॉयज में तुम लोग खाली निक्रोम याद रख लेना। इंसुलेटर में सब इंसुलेटर पता ही है तुम लोग, ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट, ये सब तो याद रहता ही है तुम लोगों को। ये सब क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है, खाली थोड़ा सा देख लेना, इसका वैल्यू उतना याद करने की जरूरत नहीं है बाबा। ठीक है, किसका कौन मेटल है, कौन एलॉयज है, कौन इंसुलेटर है, तुम लोग को वो खाली थोड़ा सा देख लेना बस। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ मैं बताया था, ओम्स लॉ क्या दिए थे, 3 ठो रिलेशन था, 3 ठो मतलब ये रिलेशन एक ही था, 3 अलग अलग तुम लोगों का क्वांटिटीज का, वैल्यूज का तुम लोगों का क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब आई का प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग डाल देते हैं आई आर। ठीक है, यही है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रहा तो। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल लो, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोल लो। ठीक है, वेयर वोल्टेज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू वोल्टेज है, I इक्वल्स टू करंट है, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस है, ये फॉर्मूला है, याद कर लो बेटा, याद करना जरूरी है ना। और it shows that when the voltage increases current also increases in the same ratio. ठीक है, materials that follow Ohm's law are called जो मटेरियल्स, जो मेटल्स बोल लो, नॉन मेटल्स, जो भी जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ये खाली एक याद रखना, बाकी सब तो सेम चीज ही है, पढ़ा पड़ा है। ठीक है, ग्राफ खाली देख लेना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और सीधा जाएगा ऐसा, है ना। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। रेशियो अगर पूरा कंप्लीटली सेम रहता है, ठीक है ना, अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये भी 1 बढ़ेगा, ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ेगा, ये 3 बढ़ेगा तो ये भी 3 बढ़ेगा, तो यहां पर इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ग्राफ बनाने आता है, अगर आराम से जान सके ऐसे ग्राफ बनता है बोल के, है ना। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर ही बच्चे फंसते हैं, न्यूमेरिकल यहां से बहुत आता है बाबा, है ना, इजी न्यूमेरिकल आएगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा, बट यहां पर बच्चे फंस जाते हैं थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, बहुत आसानी से बहुत इजीली तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दो टाइप का तुम लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है तुम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बहुत कम देगा, क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई टेंशन नहीं है, ऐसे करके 1 2 3 4 चार अलग अलग बना हुआ बेटा, कोई टेंशन नहीं बेटा। ठीक है, अभी बताता हूं मैं। ठीक है, चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, हाँ निकालना है, तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर दो, आगे तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खत्म। और वही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालना है ना, तो क्या करेंगे, 1/R, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे करके अलग अलग रेजिस्टेंस निकलता है इसका, R4, मतलब कि ऐसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है ना। ये है तुम लोगों का फॉर्मूला, वही दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। R इक्विवेलेंट बोल लो, R टोटल बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी दे दूंगा थोड़ा सा, है ना, वो भी रहता है फॉर्मूला में, तुम लोग को बुक में हुआ तो बुक में भी देखे ही होगे। ठीक है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, सम सेम करंट फ्लो थ्रू आउट ईच रेजिस्टेंस बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट, टोटल रेजिस्टेंस इन द इज द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पर देख लो, ये बोला हुआ है, देखो, करंट सेम फ्लो थ्रू आउट ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे करंट सब में सेम रहता है, करंट जो रहता है सब में सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा यहां पे डिफरेंट रहेगा बाबा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट यहां पे डिफरेंट रहेगा, और यहां पर जस्ट उसका उल्टा, सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर बट डिफरेंट करंट जनरली, डिफरेंट करंट। ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करने के बाद पता है। ठीक है, पोटेंशियल, इसका खाली डिफरेंस याद रखना, जब पैरेलल में रहेगा, हम लोग भी देखे थे जब हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस था, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे ना, हम लोग किसमें कनेक्टेड था, पैरेलल में कनेक्टेड था, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसीलिए जब ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे ना, है ना, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा सेम रहेगा, है ना। और इस अगर वो लोग सीरीज में रहते हैं तो उनका करंट जो रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, ये उल्टा रहेगा, याद रख लेना। मैं स्टार्टिंग में भी लिखवाया हूं तुम लोगों को, यहां पे देखो, जब मैं करंट लिखाया था, जब हम लोग एमीटर से करंट को मेजर कर रहे थे, तो वहां लिखाया था मैं, कहाँ गया, इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा, कि वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है ना, कनेक्टेड इन सीरीज। और वही पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग देखेंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। इसीलिए जब ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड रहे, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और अगर जब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो उनका करंट सेम रहता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना इसको। और इस चीज को स्पेशली याद रख लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहता है इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ना, हम लोग हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जितना भी रेजिस्टेंस रहता है ना, सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस, मान लो 10 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस है तुम लोगों का 1 है, 2 है, 3, ऐसे करके 10 अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1। ठीक है, अब जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे ना उन सबको, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा, कौन सा, पैरेलल कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस कम हुआ, है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना पैरेलल कनेक्शन में, अगर हम लोग करते हैं तो रेजिस्टेंस हम लोग कम हो गया। क्यों? सबसे छोटा से भी छोटा रेजिस्टेंस आया। अब रेजिस्टेंस कम हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों? उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। हम लोग को क्या चाहिए? कंडक्टिविटी ही चाहिए ना, हम लोग को क्या, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। हम लोग को जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उतना अच्छा है, कम मिलेगा तो खराब है ना, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है तुम लोगों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। कि जैसे कि तुम लोग वैसे ही देख लो ना, 2 + 3, मतलब कि 2 अगर सीरीज में लगा हुआ है, एक का रेजिस्टेंस 2 है, एक का रेजिस्टेंस 5 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 7 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा ही होता है ना। कोई भी कितना भी इंडिविजुअल ले लो, सबसे ज्यादा वही आएगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बोल लो, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सबसे बड़ा होता है, ऐसा बोल लो।
है ना, जब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज था, बट उतना एग्जाम में आता नहीं, बोल के मैं लिखाने छोड़ दिया हूँ। ठीक है, ज्यादा इसको दिमाग में घुसाने की जरूरत है नहीं, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, उसी में से एग्जाम में आएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चल रहे बाबा। ठीक है, इसको एक तो खाली याद रख लेना, रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल सकते हो। ठीक है, रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग एक सर्किट में कितना करंट को हम लोग को दौड़ाना है, कितना करंट देना है, छोड़ना है, यूज करना है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा 12th लेवल का 2-4 हुई टॉपिक्स है, वो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में। रेलवे में नहीं, अगर रेलवे के लिए पढ़ रहे हो तो 99.99% चांसेस रेलवे में नहीं आने वाले है सर। ठीक है, रेलवे में जितना है 10th लेवल तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। बट एसएससी में कहाँ से घुसेड़ के पूछ दिया कोई गारंटी, तो 12th लेवल को कुछ घुसेड़ दिया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये है तुम लोगों का वेटस्टोन ब्रिज, ऐसा दिखता है, देख लो। ठीक है, इसमें 4 ठो रजिस्टर कनेक्टेड रहता है, रेजिस्टेंस जो रहते हैं 4 ठो कनेक्टेड रहते हैं, है ना, 1 2 3 4। जब ये लोग इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, कब जब ये होंगे, क्या बैलेंस कंडीशन में होंगे, है ना, जब ये लोग बैलेंस कंडीशन में होंगे तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा P/Q = R/S। ठीक है, बट अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं होंगे तो हम लोग को ये है, यहां पर लगा रहता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हम लोग को बता देता है ना, यहाँ पर ऐसा रहेगा, ये हम लोग को डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा ये बैलेंस में नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो चारों के चारों बैलेंस में है ना। इसको हम लोग यूज करते हैं कि 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो तो तुम लोग का 12th में ही निकालोगे, अभी यहाँ निकालोगे नहीं, छोड़ दो इसको, बस खाली इसको देख लो। ऐसे करके अगर बैलेंस कंडीशन में रहता है तो ये उसका फॉर्मूला होता है ना। और अगर ये बैलेंस नहीं रहा तो गैल्वेनोमीटर जो रहता है वो डिफ्लेक्ट होता है थोड़ा। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता है करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो है ना एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट का फ्लो को मेजर करते हैं। जैसे कि एमीटर था ना, सेम टू सेम गैल्वेनोमीटर, बट एमीटर का और दोनों का डिफरेंस ये है कि एमीटर जो है वो सारा का सारा करंट को मतलब कि मेजर कर लेता है। ठीक है, बट बहुत छोटा से छोटा डिफ्लेक्शन को मेजर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का, जो छोटा से छोटा डिफ्लेक्शन को भी मेजर कर लेता है, वो डिटेक्ट कर लेता है वो। ठीक है, याद रहेगा, an electrical circuit used to measure an unknown resistance accurately by comparing it with known resistance। ठीक है, नोन रेजिस्टेंस कुछ चारों में से कुछ 3 ठो दिए रहेंगे, 1 ठो का नहीं दिया रहेगा, बोलेगा निकालो, निकाल देना उसका, है ना। अगर इससे न्यूमेरिकल भी पूछे तो बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, दिया हुआ है बैलेंस, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। जब ब्रिज बैलेंस रहेगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ, है ना, किरचॉफ्स लॉ। ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, वो 2 ठो लॉ दिए थे उसको खाली याद रख लेना। एक किरचॉफ्स लॉ, ये वाला 1 वाला, 2 किरचॉफ्स लॉ, इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, करंट लॉ क्या बोलता है कि मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, 5 जगह से आया हुआ जाया हुआ जो भी है, ठीक है, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करो, जो है वो इन दोनों का सम होगा, है ना। कितना है, मान लो ये I3 तक है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होगा तुम लोगों का I4 प्लस I5 का। ठीक है, ये इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए बोला है टोटल करंट, जितना भी करंट तुम लोगों को इस सर्किट में दिख रहा है ना, टोटल करंट को ऐड कर लो, तुम लोगों का 0 आ जाएगा। यहां पे भी दिया हुआ है वही चीज, है ना, टोटल करंट को तुम लोग ऐड कर लो, 0 आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात, एक जंक्शन है, जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ, ये भी बोलते, कहां है, टोटल करंट नहीं दिया हुआ यहां पे, कंजर्वेशन ऑफ करंट बोल लो ना, इसको हम लोग कंजर्वेशन करंट बोलते हैं, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ
वोल्टेज बोलते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, हम लोग पढ़े थे एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ये तो पढ़े थे ना लोग। पूरा का पूरा यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी है वो कभी भी ना डिस्ट्रॉय होता है ना नया बनता है, जस्ट वो ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, बस वही चीज है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट जो है टोटल सर्किट में, है ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है, जितना आया था उतना ही जाएगा। और यहां दिया है दोनों का वोल्टेज का, वोल्टेज में क्या बोला है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। एल्जेब्रिक सम मतलब क्या, ठीक है, इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, सबको सम कर लेना, जीरो आ जाएगा। कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा, है ना, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा कूलम्स लॉ देख लो, है ना, कूलम तो पढ़े ही हम लोग, कूलम्स लॉ को थोड़ा देख लो। ये तीनों जो पार्ट है, तीनों 12th वाला पार्ट है ना, बट थोड़ा सा आशा है, उससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछ दिया एसएससी में, इसलिए ले आया हूं यार थोड़ा सा, है ना। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ बोलता है, ये तो बचपन में हम लोग याद किए थे हम लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बोलो यार, टू चार्जेस बोलो, यहाँ एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो ये डिस्टेंस जो है तुम लोगों का R है, ठीक है, तो Q1 Q2, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर लो, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्टेंस करो, डिस्टेंस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। Coulomb's law states that the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये वाला है, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं बाबा, देख लो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब आ जाते हैं हम लोग पावर। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, यहां आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, यह है तुम लोगों का इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब कि कोई भी एक अप्लायंस बोलो, इलेक्ट्रिक का, जैसे कि पंखा हो गया, आयरन हो गया, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वही कितना स्पीड में कंज्यूम करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। खत्म, यही चीज तो है ना। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। वो ज्यादा पूछने वाला है नहीं, पूछने वाला है तुम लोगों का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। याद रखना, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब इसी का अलग अलग फॉर्मूला निकाल दिया है, तो देख लो एक दो फॉर्मूला देख लो, 3-4 देख लो, जो निकाला है देख लो। जैसे कि हम लोग का P इक्वल्स टू V और I दिया हुआ है, हम लोग को पता है V जो होता है IR होता है ना, तो मैं लिख सकता हूं इसको, V के जगह में IR लिख दूं तो I स्क्वायर R हो जाएगा ना, I स्क्वायर R हो जाएगा। फिर अब V के जगह में लिख दिया तो V बेचारा गुस्सा हो गया, बोला ठीक है, I बोला ठीक है मैं सेक्रीफाइस कर देता हूं, तू आ जा, V बाय R हो गया, है ना, I इक्वल्स टू V बाय R हो गया। अब इसी में मैं लिख दूंगा V इंटू V बाय R हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना V स्क्वायर बाय R। वही चीज तो दिया हुआ है यार यहाँ पे, और क्या है, कुछ तो है नहीं, 3 अलग अलग फॉर्मूला निकल गए, छोटा सा बात सा, गुस्सा होने की क्या जरूरत है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का वाट होता है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। तो बच्चे जानते हैं, किलो का जगह में 1000 लग जाता है, किलोवाट बोलो, किलोग्राम बोलो, किलो सेकंड बोलो, किलोमीटर बोलो, जो भी बोल लो, ठीक है ना। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड होता है ना। आगे बढ़े, ये हम लोग वहां पे भी देखे थे जब हम लोग पावर का पढ़ रहे थे ना, वर्क पावर एनर्जी ना, वर्क पावर एनर्जी था क्या था, जो भी था यार, वर्क था ना, वर्क था, एनर्जी था, पावर था, सबका यूज हुआ था वहां पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताया हूं,
ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी, है ना। अब इसको भी हम लोग अलग अलग में कर सकते हैं, जैसे कि पावर का हम लोग को पता है क्या होता है, वी आई, ये था ना, तो हम लोग लिख दिए वी आई इक्वल्स टू वी आई टी, है ना। अब आई टी इक्वल्स टू क्यू था, उसको भी चाहो तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, या फिर वी का जो हम लोग अलग अलग करें उसको भी अलग अलग कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, बार बार कितना चेंज करते जाओ, लिख लो आंसर, है ना। यूनिट जान लो, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, जूल होता है, किसका, तुम लोगों का, कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पी इन वाट, टी इन सेकंड, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में मैं शायद वहाँ पावर में भी पढ़ाया हूँ, पावर जब हम लोग पढ़े ना, वर्क पावर एंड एनर्जी, वहाँ पे भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है ना, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग का घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है ना, बोलते हैं ना 1 यूनिट का 6 रुपये, 1 यूनिट का 7 रुपये लेते हैं जो, है ना, तो वो 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। इसको कैसे देखते हैं हम लोग, कितना वाट पावर है इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम लोग का 1 किलोवाट आवर, ठीक है। पावर इंटू टाइम सोच लो, 1 किलोवाट आवर, पावर इंटू टाइम हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है, याद रहेगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। आगे बढ़े, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पार्ट है ये वाला, नहीं थोड़ा सा और भी है शायद, छोटा छोटा पार्ट होगा जो भी होगा, ठीक है, अगर है आगे तो। हाँ छोटा सा पार्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब देखो बहुत सारा जो मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्ट करते हैं करंट को। अब रेजिस्टेंस की वजह से तुम लोगों का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या एनर्जी है ना, वो भी तो एक टाइप से वो मतलब कि क्या बोलते हैं, लीक होता है, वेस्ट होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, लीक, वेस्ट। When electric current flow through a conductor, electric energy is converted into heat energy. This is called the heating effect of current. Conductor of effect resistance नहीं दिया यार, लीक होता है ना, समझ लो ना यार, वेस्ट होता है, उसको मुंह क्या बोल नहीं पा रहा हूँ यार उसको मैं, लीक होता है ना, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है, हाँ वेस्ट हो जाता है, हाँ कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना कुछ वेस्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट क्या होता है, हीट के फॉर्म में वेस्ट होंगे, ऐसा नहीं कि निकल गया गायब हो गया, कुछ ना कुछ क्या एनर्जी है ना, एनर्जी क्या चेंज होता है खाली, एनर्जी तो कभी खत्म होता नहीं, डिस्ट्रॉय होता नहीं है, तो वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होंगे या फिर लीक हो जाएंगे, जो भी होंगे, ठीक है। लॉस्ट एस हीट, हाँ लॉस्ट होता है, लॉस्ट बोल लो, वेस्ट बोल लो, ठीक है। When electric current flow through a conductor, electrical energy is converted into heat energy. This is called the heating effect of current. ठीक है, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, है ना, पूरा हाई रेजिस्टेंस में लगेगा, ऐसे बहुत रेजिस्टेंस लगाया तो बहुत सारा उसका हीट के फॉर्म में लॉस होगा, एनर्जी जो होगा हीट के फॉर्म में लॉस होगा। अब हीट के फॉर्म में लॉस होगा तो मतलब क्या, इससे हीट निकलेगा, हीट जनरेट होगा, है ना। तो यही तो है तुम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। क्या होता है, कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कंडक्टर ना उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अलग अलग मटेरियल रहते हैं उसके लिए रेजिस्ट करने, जैसे टंगस्टन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ना। तो वैसे ये हीट को रेजिस्ट करेंगे, कौन, तुम लोग का कंडक्टर, कंडक्टर जो है, सॉरी हीट को बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से तुम लोगों का ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। इसी की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं, कुछ क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो वेस्ट जो है हम लोग का यूज में आ जाता है, क्यों, हम लोग को गर्मी चाहिए ना, इसीलिए यूज हो जाता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई आर टी, है ना, आर टी आई,
इनकम टैक्स रिटर्न, हाँ इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। तो इनकम डबल होना चाहिए, टैक्स रिटर्न आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे तुम लोग को याद करने का मन कर लेना भाई, ITR रहता है ना, ITR भरने का रहता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस, T फॉर टाइम, बचपन से देखते आ रहे हैं, अभी भी मतलब कि शुरू से देखते आ रहे हैं, तो उतना बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, दिख रहा है स्क्वायर ऑफ द करंट है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है और टाइम होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम लोगों का करंट जाएगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, यही चीज़ तो बोला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनका नाम देख लेना। नाम देखने क्या है, सब तो पता ही है, हीटिंग इफेक्ट जिसमें आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर होता है, आयरन होता है, रूम हीटर होता है, बल्ब होता है, ये सब तो यूज़ होता ही है, आपको पता ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ उसमें होता है हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को अच्छे से याद रखना, वो बहुत ज़्यादा काम आता है, घर में भी काम आता है और क्वेश्चन में भी काम आता है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज में ना एक वायर लगा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। याद रखना, ये जो फ्यूज है ना, इसमें वायर जो लगा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। ये बाहर में, घर के बाहर में या फिर कहीं भी लगाया जाता है, पूरा आउटर सर्किट में लगाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग का करंट का ओवरफ्लो होगा ना, घर में मान लो घर के बाहर ये फ्यूज लगा हुआ है, दिख जाएगा तुम लोग, लगा हुआ रहता है, हर किसी के घर के बाहर में लगा रहता है ना। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ किसी की वजह से, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट तो नहीं होता, मतलब कि बाहर कहीं अप्लाई, मतलब कि करंट जो है बहुत ज़्यादा रेट में आया, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में आ गया अगर, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो फ्लो होगा, जैसे ही इसमें करंट थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा होगा, है ना, तो इसका हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसका जो वायर रहेगा ना वो जल जाएगा, है ना। ये जो फ्यूज वायर जल गया, यानी कि फ्यूज जल गया, है ना, वायर को ही हम लोग बोलते हैं फ्यूज शॉर्ट हो गया, है ना, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, पूरा का पूरा करंट चला जाएगा, है ना। यहां पे जैसे ही तुम लोग का हीट ज्यादा आएगा, ये अपना तार को मेल्ट कर देगा और तुम लोग कनेक्शन कट जाएगा, है ना, कनेक्शन कट जाएगा, जिसकी वजह से तुम लोग का घर जो है, घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो बच जाता है शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम एक्सेस करंट मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल, ठीक है, लाइक तुम लोग का टीन हुआ, लेड हुआ, ठीक है। हाई करंट फ्यूज वायर मेल्ट, हाई करंट सर्किट ब्रेक, अप्लायंसेस प्रोटेक्टेड। जब बहुत ज्यादा हाई करंट आता है, फ्यूज का जो वायर रहता है वो मेल्ट हो जाता है, करंट जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब बाहर से करंट यहाँ पे यहाँ से आता है, यहाँ से हम लोग का घर में जाता है, यही मेल्ट हो गया, खत्म हो गया, तो जाएगा ही नहीं, है ना। अप्लायंसेस जो रहता है हम लोगों का, हाई वोल्टेज की वजह से जो अप्लायंसेस वगैरह खराब हो जाते हैं वो बच जाता है ना। कहा गया, इट मेल्ट्स व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट एक्सेस इट्स रेटेड करंट वैल्यू। अच्छा ठीक है, अलग अलग फ्यूज आते हैं ना, दो टाइप का फ्यूज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक 5 एम्पियर फ्यूज दिया हुआ है, एक 15 एम्पियर फ्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 एम्पियर फ्यूज में क्या होता है, अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट उसमें फ्लो किया तो वो फ्यूज हो जाएगा। और 15 एम्पियर फ्यूज में क्या होता है, 15 एम्पियर में फ्यूज से ज्यादा, मतलब कि 15 एम्पियर का करंट से ज्यादा उसमें करंट आया, है ना, तो वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यही दिया हुआ है। तो अलग अलग तुम लोग को दुकान में जाओगे ना तो मिलता है ऐसा। मैं तो लेके आया था, मेरे घर में भी था, थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत था तो कम वोल्टेज का लगा हुआ था, इसकी वजह से बार बार मेल्ट हो जाता था, बार बार प्रॉब्लम होता था। मैं लास्ट में जाके फिर 15 एम्पियर का लेके आया, जिससे कि मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। चलो याद रहेगा, आगे बढ़े। फ्यूज़ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, सिंपल सी बात। उसमें जो वायर लगे रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कंडक्टिविटी हाई होता है, ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, हाई वोल्टेज आ जाता है ना, हाई वोल्टेज अगर जैसे ही आया वो अपना वायर को मेल्ट कर देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका घर का करंट चला जाएगा। करंट चला गया यानी कि हाई वोल्टेज से जो आपका घर का अप्लायंसेस खराब होने वाला था वो बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े। चलो ये लास्ट थोड़ा सा देख लो, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। बल्ब में जो रहता है ना, ये बल्ब है, इसके बीच में रहता है टंगस्टन। टंगस्टन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है यहां से, तो यहां पर टंगस्टन जो है उसमें हीट जनरेट होता है और वो ग्लो करता है, वही दिया हुआ है तुम लोगों का, ठीक है। इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, टंगस्टन।
ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट, उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या था, कॉजिंग इट टू बिकम हॉट एंड ग्लो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब यहां से पास करता है इस फिलामेंट से, ठीक है, तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है और ग्लो करता है ना। ये फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन से, टंगस्टन है ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ग्लो व्हेन हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, समझ में आया। चलो यहां पर ही हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, ये थोड़ा सा देख लेना, वैसे इसके बारे में मैं कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तुम लोगों का तीन ठो जो अलग अलग कलर का जो तुम लोगों का वायर रहता है ना, ग्रीन वायर जो रहता है अर्थिंग के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर, अर्थिंग क्या होता है छोड़ डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। रेड वायर जो रहता है इसी में रहता है मेन करंट, जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, और ठीक है, ये तीसरा होता है तुम लोग का, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है, इसमें करंट नहीं रहता, ठीक है। चलो खत्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में आने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, पानी वानी पी लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो।
तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है तुम लोगों का 1.5 एम्पियर, फ्लो थ्रू एन इनकैंडेसेंट, क्या है पता नहीं, लैंप कुछ भी है, एक तो है, ठीक है। इन अ सर्किट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट इन 10 मिली सेकेंड, ठीक है। चार्ज बोला है ना, Q इक्वल्स टू IT होता है ना, 1.5 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना तुम लोगों का, ये हो गया तुम लोगों का 1.5 इंटू 10 का पावर -3 कर लो, 1 2 3, 0.15 होगा तुम लोगों का आंसर, 0.15 इज योर आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही तुम लोगों को, ठीक है। ये होता है जनरेटर, जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, उसमें मोटर जो रोटेट करता है उसके थ्रू हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को मिलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या होता है, करंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, कहां गया, इंक्रीज शार्पली, करंट जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फ्यूज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है ना। चलो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में कट गया, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, है ना, देन द रेशियो ऑफ द R और R डैश, R और R डैश का हम लोग को रेशियो पूछा है, R तो R ही रहेगा, R डैश हम लोग को निकालना है, 1/R डैश इक्वल टू हो जाता है 1/, अच्छा मैं वो तुम लोग का शॉर्टकट नहीं बताता ना, हाँ छोड़ो यार देख लेते हैं, 1/1 बने रहेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना। तो मान लो तुम लोग का वो 4 इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएगा, R/4, 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 R/4 और R/4, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या था तुम लोगों का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ही निकालते थे ना, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, तो 1 इक्वल्स टू 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, देखो ये 4/R/4 है, उसका रेसिप्रोकल हो गया तो 4/R हो गया, है ना, 4/R हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का R सबका सब ऐड हो जाएगा, 4 4 4 16 हो जाएगा, और R डैश हो जाएगा तुम लोग का इसका उल्टा R/16, R डैश कितना हो गया, R/16। अब इनका रेशियो निकालना है तो R डैश की जगह में लिख सकते हैं हम लोग R/16, ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 16 इज योर आंसर, है ना। ये हैंग बहुत हो रहा है, चलो ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ a cell, an emitter and a nichrome wire of length 1, if length L दिया हुआ है, ठीक है, if the length of the wire is reduced to half, length अगर half हो गया then the emitter reducing is, देखो अगर length half हो जाएगा, R equals to रो L/A होता है, लेंथ अगर हाफ हो गया है ना तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, है ना। अब बोला है तुम लोग करंट पूछा है, रेजिस्टेंस अगर हाफ हो गया, करंट हम लोग को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग का, ऐसा होता है ना, करंट जो है तुम लोग का वोल्ट/R होता है, करंट जो होता है वोल्ट/R होता है, तो अगर ये रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, है ना, करंट क्या हो जाएगा, गेट्स डबल्ड, है ना। रेजिस्टेंस यहां आया, रेजिस्टेंस पहले 1 था, अब 1/2 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो करंट यहां पे डबल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, 110 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द पावर, पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू VI, है ना,
पावर पूछा है तो भी कितना है 110 इंटू आई कितना है 0.2, तो इसको हम लोग इधर देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 11 दूने 22 इज योर आंसर, 22 वाट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ठीक है, बहुत हाई हो जाएगा, इंक्रीज हैवीली। चलो, a metal wire of length L and diameter D has a resistance R, ठीक है, what would be the resistance of another wire of the same metal and same length but having double its diameter, है ना। यहां पर देखो तुम लोगों को क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है डबल हो गया, डायमीटर उसका डबल हो गया, यानी कि एरिया उसका, सॉरी रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया अगर आर अगर डबल हो गया तो आर का स्क्वायर यानी कि 4 पार्ट हो जाएगा, मतलब कि 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया, तो रो एल बाय एरिया जो है तुम लोगों का 4 गुना बढ़ जाएगा, 4a हो जाएगा, है ना। एरिया जो हो गया वो 4 गुना बढ़ गया, 4a हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम लोगों का, हम लोग क्या पूछा, रेजिस्टेंस पूछा है ना, हाँ, रेजिस्टेंस जो होगा 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा तुम लोगों का 1/4 यानी कि R/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। आर डैश बोलने से ये वाला हो जाएगा, ये आर डैश हो गया, आर हो गया तुम लोगों का रो L/A, ये हो गया आर डैश। अब दोनों को रेशियो निकाल देना, आंसर आ जाएगा तुम लोग का, नहीं भी निकालो तो ऐसे भी साफ साफ दिख रहा है, ये सिंपल है, ये बाय 4 लग गया इसमें, दिख रहा है ना, तो R/4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। A 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. How many units of electrical energy are consumed by the bulb in 3 days? ठीक है, 3 days यानी कि 10 आवर्स a day चल रहा है, यानी कि 3 डे यानी कि 30 आवर चलेगा, 30 आवर, और 100 वाट का बल्ब है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो इसमें 100, क्या होता है पावर, सॉरी तुम लोग का यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर इंटू तुम लोग का आवर, ठीक है, किलोवाट आवर निकलता है, पावर इंटू आवर में हम लोग को वाट आवर निकल गया, अब उसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो किलोवाट आवर निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग को वाट आवर मिल जाएगा, यहां से वाट आवर कितना मिल गया, 3000 वाट आवर हम लोग को यहां पे मिल गया। अब हम लोग इसको किलो में कन्वर्ट कर देते किलो वाट आवर निकल जाएगा, किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से कट गया, 3 किलो वाट आवर, है ना। आंसर आ गया तुम लोग का 3 किलो वाट आवर, ठीक है। चलो, 3 resistors of resistance this and this are connected in parallel, their equivalent resistance is, equivalent resistance पूछा है, देखो अगर 2 equivalent resistance निकालना है ना, इसका फॉर्मूला मैं लिखाने वाला था, नहीं लिखा, भूल गया, यहां पर लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। 2 ठोका अगर निकालना है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 कर देना, ठीक है। उसको तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सॉरी 1 बाय R इक्वल टू आता है ऐसा। अब इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 आएगा ही, अब ये आ जाएगा तुम लोगों का R1 R2, यहां हो जाएगा R1 प्लस R2, जब इसको ऑपोजिट करोगे तो R इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2 आ ही जाता है बाबा, ये चीज है ना, तो यही फॉर्मूला है। और अगर 3 ठो रहा है ना, 3 ठो अगर रहेगा तो क्या होगा तुम लोगों का, R इक्वल टू R1 R2 R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इसको लिख लेना, याद कर लेना, या तो कुछ है शॉर्टकट अगर निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो फिर बाबा कोई टेंशन नहीं, बहुत सारा चीज है यार। क्लियर, अरे क्लियर कन्वर्स कर दिया, अरे यार सॉरी, है ना। नहीं तो फिर शॉर्टकट में हम लोग डायरेक्टली अगर हम निकालते हैं, 3 का मैं निकाल देना डायरेक्टली, है ना, क्या हो जाएगा R1 R2 R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे हम लोग, तो 11 इंटू 22 इंटू 33 बाय 11 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 33 प्लस, है ना, 33 इंटू 11, ठीक है। अब देखो इन सब में से 11 कॉमन जाएगा, 11 काट देंगे हम लोग, फिर इनमें से फिर से 11 कॉमन जाएगा, फिर से 11 काट देंगे, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 11 कट गया,
11 और 11 कट जाएगा इसमें से, यहां बचेगा 2। देखो ये वाला 11 तो कटा, अब 22 में से भी 11 कटेगा तो 2 बचेगा ना, 11 दूने 22 है ना, प्लस अब इसमें से 11 कटा 2 बचा, इसमें से 11 कटा 3 बचा है ना। अब इसमें से ये तो पूरा का पूरा 11 कट गया, अब इसमें से 33 है, 11 कटेगा तो 3 बचेगा प्लस 3, कितना आ गया हम लोगों का, यहां बच गया 33 दूने 66 बाय नीचे में कितना बचा, 3 दूने 6, 6 3 9 2 11। आंसर क्या आ गया तुम लोगों का, अबे 11 छक 66 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन द इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इज, वो होता है तुम लोगों का 220 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट का आधा। चलो, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट इज, चार्ज का फॉर्मूला क्या था तुम लोगों का, Q इक्वल्स टू आई टी, आई है तुम लोगों का 1 और T है तुम लोगों का 10 मिनट्स दिया हुआ है ना, तो इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 600 हो जाएगा आंसर, आंसर इज 600 कूलम, ठीक है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता था, V स्क्वायर आई था, आई भी आर तो डायरेक्ट था, आई स्क्वायर भी था, ये वाला नहीं था, आई आर स्क्वायर नहीं था, आर का कोई स्क्वायर नहीं था उसमें, आई का स्क्वायर था, V का स्क्वायर था, आर का नहीं था। द इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फिगरिंग इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिकम्स, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, क्या बोला, 3 इक्वल रेजिस्टर्स है ना, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अच्छा 3 पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इन अ क्लोज्ड सर्किट, देन द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है ना, 3 इक्वल रेजिस्टेंस पूछा है ना, आर क्यूब हो जाएगा और 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कटा तुम लोगों का आर बाय 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कहां गया, 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या था तुम लोगों का, ओम मीटर, कहां गया ये वाला, रेजिस्टिविटी का था ओम मीटर है ना। चलो, एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 5 पार्ट्स में कट गया बेटा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 है ना, और देन कनेक्टेड पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 5 कट गया 1/2, 2 इज द आंसर, ये वाला, क्यों, क्योंकि 1/r होता है, उसको उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा है ना, 0.5 मत लिख देना तो गलत हो जाएगा बेटा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 resistors R1 and R2 arranged in parallel combination in an electrical closed circuit are made of the same material and the same thickness. If the length of R2 is twice the length of R1, then the total resistance, ठीक है, देखो ये सब बहुत सारा कर चुके हैं हम लोग, इसको खुद से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा ये वाला 3R इक्वल टू 2R1, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, R1 R2 पैरेलल में कनेक्शन रहेगा, ठीक है। An electric bulb is connected to 200 volt generator. The current drawn is इतना एम्पियर. What is the power of the power? इसको आराम से पता है तुम लोगों का P इक्वल टू 220 इंटू 600 इंटू 10 का पावर -3 कर देना, ये 3 0 कट जाएगा, 22 छक्के तुम लोग का 32 आ जाएगा, 132 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In an electric circuit, a wire of resistance 10 ohm is used, ठीक है, if the wire is stretched to length, हाँ ये वाला करेंगे, double of its ओरिजिनल वैल्यू, द करंट इन द सर्किट वुड बी बिकम, ठीक है, देखो क्या बोला है तुम लोगों का, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 10 ओम है ना, इफ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू द लेंथ डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं ऐसे, ठीक है, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है
है ना, रजिस्टर दिया रहता है सबको सेम रहता है। लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, है ना, 2L हो गया, आर डैश निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, आर दिया हुआ है 10, आर डैश निकाल रहे हैं हम लोग 2L हो गया, लेंथ डबल हो गया। तो याद रखना अगर उसी वायर को हम लोग स्ट्रेच किया है, दिखा हुआ है, ठीक है, वायर इज स्ट्रेच्ड, उसी वायर को स्ट्रेच किया है तो उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अगर लेंथ डबल हुआ तो पक्का उसका एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया जो होगा वो हाफ हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा, डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द करंट इन द सर्किट वुड बिकम, करंट क्या होगा तुम लोग का, आर डैश जो आया तुम लोगों का वो ऊपर चला जाएगा, 2 आर डैश जो होगा तुम लोगों का वो 4 टाइम ऑफ आर हो जाएगा। आर जो बढ़ गया 4 टाइम, आर अगर 4 टाइम बढ़ गया तो करंट क्या होगा, 4 टाइम घट जाएगा, है ना, 4 टाइम घट जाएगा, कहां है, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। करंट क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस तुम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां पर ही 1/4 हो जाएगा, है ना। चलो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड तुम लोगों का 220 वोल्ट एंड 80 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर रेटिंग वुड बी, पावर रेटिंग कितना होगा वो पूछा है। देखो अब तुम लोग यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना, तुम लोग का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, तुम लोग का P इक्वल्स टू V² बाय R होता है, ये पता है तुम लोग, P इक्वल्स टू V² आता है, R हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, V² बाय P इक्वल्स टू V² कितना हुआ है, 220 का स्क्वायर बाय 80, रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसी रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग यहां से वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोगों का, नहीं हम लोग को निकालना क्या है, द पावर रेटिंग, पावर निकालना है ना, पावर निकालना है, ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोग को मिल ही गया है, और क्या होता है रेजिस्टेंस, V² बाय R, रेजिस्टेंस हम लोग को पता है, V² हम लोग को मिल गया 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 220 का स्क्वायर बाय 80, या 80 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कटेगा, ये है तुम लोगों का 1/2 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, 80/4 हो जाएगा तुम लोगों का कितना, 20, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 20 वोल्ट, ठीक है। चलो ये चल रहे बाबा, इन द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल मशीन रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट इज 15 एम्पियर एंड द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, करंट दिया हुआ है तुम लोगों का 15 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 10 मिनट बोल लो, या फिर 10 इंटू 60 सेकेंड बोल लो, ठीक है। द चार्ज दैट पास थ्रू द मशीन ड्यूरिंग द टाइम इज, चार्ज कितना होगा, है Q इक्वल्स टू होता है IT, है ना, तो 6 15 छक्के 90 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 90, 2 जीरो आ जाएगा उसमें, 90 में 2 जीरो ऐड कर दो, 9000 आ जाएगा, और क्या। Which one of the following is primarily responsible for the conduction of current in metal? कंडक्शन ऑफ करंट क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो कंडक्ट होगा, है ना। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड किया, 7 5 12 लिख दो, खत्म हो गया, है ना। सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ, ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्शन हुआ, ठीक है बेटा, कर लेंगे। R इक्वल्स टू 12 इंटू 36 बाय 12 और 36 कितना होता है 48, 12 चौक 48, 4 नमा 36, 9 इज द आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 2000 वाट, वाइट करते हैं इसको, 220 वाट एंड 220 वोल्ट है और 100 वाट। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, रेजिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, है ना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू V² बाय R था, है ना। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V² बाय P, V कितना है तुम लोगों का 220 इंटू 220 बाय 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, है ना, 22 का स्क्वायर 484। चलो, इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स अ डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, कितना फ्यूज चाहिए होता है उसको, है ना। अगर 5 एम्पियर का रहेगा तो 5, 15 का रहेगा तो 15, है ना। चलो, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, करंट का SI यूनिट क्या होता है एम्पियर। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग
रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी, वो होता है ओम मीटर, है ना। बिफोर स्टार्टिंग अ 5 day and 5 night एक्सरसन जो भी है, मिस्टर पटेल प्रोवाइड्स ऑल हिज स्टूडेंट्स विथ बैटरी पावर्ड फ्लैश लाइट. He also gave them some extra battery to use as spare. Then Mr. Patel asked them whether they know how the battery will produce electricity and helps them. What do you think the correct answer to his question? क्या सोचते हो करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल स्टोर्ड इन द बैटरी. हालांकि आंसर तो यही वाला हो जाना चाहिए, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं और कुछ दिया है क्या. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द बैटरी एंड द फ्लैश लाइट. बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शन से नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी इज सेव्ड इन द बैटरी फ्रॉम द फैक्ट्री. ना, बैटरी एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनवायरमेंट. ना मुन्ना ना, आंसर ये वाला हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. 20 इफ 20 कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड्स. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर ही लोगे यार. कूलम चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, IT होता है, Q इक्वल्स टू IT होता है ना. तो क्या निकालना था हम लोग को, Q इक्वल्स टू IT होता है, IT होता है. निकालना क्या था, I. तो Q बाय T निकाल दो, हो गया आंसर. Q कितना है 20, T है 5 इक्वल्स टू 4. आंसर आ गया 4. चलो, द SI यूनिट ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द चार्ल्स अगस्टियन कॉलम. देखो बताया था ना, कूलम याद रखो, खत्म. क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना. चार्ल्स अगस्टियन कूलम कौन याद रखेगा यार, याद रखो, मेरे को नहीं रखना याद, कूलम काफी है मेरे लिए. द ग्रीक लेटर ओमेगा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. वो था तुम लोग का रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, है ना, ओम, ओमेगा. चलो, अ मिली एम्पियर लो इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्प्स. कितना होगा यार, मिली है ना, तो 10 का पावर -3 लग जाता है उसमें, है ना. चलो, वाई इज इट ऑलवेज एम्फेसिस नॉट टू टच एनी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड विथ वेट हैंड. क्यों वेट हैंड, मतलब गीला हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों नहीं छुड़ा जाए. वाटर कैन इरोड द स्विच बोर्ड. कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सही बात है बाबा. वेट हैंड कैन फेड अवे द कलर कोट ऑफ द स्विच बोर्ड. यही वाला होगा यार, छोड़ो. ठीक है, वेट हैंड माइट स्लिप. ये सब तो कोई मतलब ही नहीं रखता. आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि गीला हाथ जो होता है बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना. मीरा शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस एंड वाज फिक्सिंग लाइट बल्ब इन हर apartment. One of the 3 bulbs she fixed did not light up. ठीक है, upon testing she realized it was case of fused bulb, so she bought a new one which then light up perfectly. Select the correct option that describe what happens to the fused bulb. क्या हुआ है उसको, the switch of the bulb was not turned on. नहीं बाबा, Mira did not fix the bulb to the holder properly. ना, the filament inside it was broken. हाँ, यही वाला होगा, है ना. फिलामेंट जो रहेगा अंदर का वो ब्रोक हो गया, जिसको हम बोलते हैं बल्ब जो है फ्यूज हो गया. ठीक है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर. बेटा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. चलो, विच आर द फॉलोइंग यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को डिटरमाइन के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 एम्पियर को हम लोग करते हैं, 1 एम्पियर करंट होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय 1 सेकेंड, है ना. वही दिया हुआ है तुम लोगों का यहाँ पे. चलो, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. वो क्या है तुम लोग का, रियोस्टाट था. ठीक है ना, जिसका हेल्प से हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस, है ना. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिसिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी इन
इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिए थे, सही बात है बाबा, है ना। गैलीलियो गैलीलाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट, नहीं ये लाइट पे काम नहीं किए थे, ये तुम लोगों का अर्थ का ग्रेविटी के ऊपर, मोशन, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, तो फ्री फॉल के ऊपर, उन सब चीजों पे काम किए थे। तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का ये वाला, है ना। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गैलीलियो ऐसी लाइट पे काम नहीं किए थे, ठीक है। डैश इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर रो, क्या था तुम लोगों का? रेजिस्टिविटी। कुलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, कुलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है तुम लोगों का? कहां गया? बोथ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना, दोनों चार्ज पॉइंट्स के बीच में, और कुछ दिया गया? बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूट, ना सेम चार्ज पॉइंट, बिटवीन टू चार्ज पॉइंट्स, ठीक है। विच फिजिस्ट वाज फेमस फॉर द गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, ये तुम लोग को यहां पर नहीं है, तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, वहां पर बताऊंगा तुम लोग को, वो अर्न्स्ट रदरफोर्ड थे, है ना। फॉर डोमेस्टिक टैरिफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स आर ईच ऑफ कनेक्टेड इन वेरियस पॉसिबल वेज बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल टू गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। Which of the following value of resistance cannot be achieved by using all the 4, ठीक है। अलग अलग टाइप का, मतलब कि 4 अलग अलग रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस है ना, 4 इक्वल रेजिस्टेंस है। अब उनको तुमको जैसे मैनेज करना करो, अगर तुम लोग चाहो तो इसको सारा का सारा को सीरीज में कर लो, ठीक है। एक को सीरीज बाकी को पैरेलल में कर लो, 2 को सीरीज बाकी को पैरेलल में कर दो, 3 को सीरीज बाकी को पैरेलल में कर दो, ऐसे करके तुम लोग अलग अलग चेक करो और देखो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम लोग सबसे पहले 4R तो कहीं नहीं है बाबा, तो 4R को तो भूल ही जाओ, है ना, सब का सब तो सीरीज में होंगे नहीं। एक को सीरीज में रखते हैं हम लोग, बाकी 3 को हम लोग पैरेलल में रखते हैं। 3 को पैरेलल में रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? R/3 मिलता है, R/3 मिलता है ना, दोनों को प्लस कर दो, है ना, तो 3R प्लस 4R/3R है ना, 4R/3 तो 1.33, ये तो आ गया, ये तो नहीं होगा, है ना। फिर 2 ठोकर रखते हैं हम लोग, तो 2R और R/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम लोगों का 2 दूनी 4 1 5 5R/2 यानी कि 2.5, ये भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब सबको हम लोग एक बार पैरेलल में रख लेते हैं, सीरीज में तो नहीं है, सबको पैरेलल में रख के देख लेते हैं। सबको पैरेलल में 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हम लोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा R4, यानी कि तुम लोगों का R इक्वल्स टू R/4 यानी कि 0.25R, ये भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया क्या तुम लोगों का 3, 2R किसी में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, if 4 resistance of 4 ohm each are connected in parallel, what will be their effective resistance? 1 आएगा बाबा, करके देख लेना, है ना। कैसे करोगे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे ना, 4/4 आएगा, कट जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। ऑलरेडी करा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर। हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन, ये बाबा बच्चे बच्चे जानते हैं, कहां गया? अल्बर्ट चाचा। अल्बर्ट कौन थे? आइंस्टाइन थे, है ना, अल्बर्ट चाचा। चलो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू डैश व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, ठीक है, वायर, ठीक है, क्या बोला है तुम लोगों का? करंट, है ना। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एमीटर रीडिंग यानी कि करंट बोल रहे हैं, है ना। करंट क्या होगा अगर तुम लोगों का डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ इज डबल, when the length, अच्छा लेंथ जो है तुम लोगों का डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट तुम लोगों का हाफ हो जाएगा, हाफ यानी कि 1/2 हो जाएगा, खत्म। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी इन 1827 was the German physicist जॉर्ज साइमन ओम बेस्ट नोन? क्या था? ये तीनों के बीच में रिलेशन निकाला था, किसी समझ में? I
हाँ क्या था तुम लोगों का भी आई और आर के बीच में रिलेशन निकाले थे जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो फॉर डेवलपिंग दिस डिवाइस कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग एंड मॉडिफाइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। फॉर इन्वेस्टिंग द क्या था मैग्नेटोमीटर विच इज डिवाइस कैपेबल ऑफ मेजरिंग डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में काम नहीं था इसका। द मेजरिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स नहीं होगा। फॉर क्लास क्लैरिफाइंग द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, ठीक है। आंसर होगा 4। चलो George Simon Ohm was famous for publishing a formula in it. What does it describe? क्या डिस्क्राइब करता था? वही सेम चीज जो बताया वही चीज है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, द सम ऑफ ऑल करंट जंक्शन नहीं, द करंट फ्लो प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल डिफरेंस टू द रेजिस्टेंस, हाँ द करंट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। 3 नंबर। चलो What is the unit of power? Power का यूनिट होता है वाट। चलो हाँ, which of the following has the highest value of resistivity? इसमें सबसे ज्यादा resistivity किसका था? Highest value of resistivity था तुम लोगों का नाइक्रोम का। जो following है the highest value जिसका resistivity ज्यादा कंडक्टिविटी कम होगा, है ना, नाइक्रोम का था, देख लेना उसको, है ना। ये एक एलॉय था, बाकी क्रोमियम आयरन ये सब तुम लोगों का मेटल है ना। Which of the following options is correct for the Coulomb's law? ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? वैलिड बोथ पॉइंट एंड नहीं, वैलिड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर Coulomb's law क्या था? पॉइंट चार्जेस के लिए ओनली वैलिड था। Which of the following is the proper number of electrons in 1 ampere of current? कितना था तुम लोगों का? 6.25 into 10 to the power 18 निकालने का मन है तो 1/6.02 into 10 to the power -19 से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं 6 नहीं था, 1.6 था, ठीक है ना। ये तुम लोगों का था 1.6 था, 1.602 था, है ना। चलो If 4 resistors these are connected in series, अरे ये तो हलवा है रे, 6 4 10 5 3 8 18 सीरीज में कनेक्टेड है, डायरेक्ट ऐड कर दो, खत्म बात, ठीक है। Which of the following material is a conductor of electricity? कंडक्टर होता है इसमें से कौन सा है? ऑब्वियसली सिल्वर। सिल्वर से अच्छा कंडक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, आंख बंद करके सिल्वर लगा दो, सबसे अच्छा होता है सिल्वर, चांदी, है ना। Which device is used to either break एन इलेक्ट्रिक और टू कंप्लीट इट? कौन सा होता है? वो होता है तुम लोग का स्विच। स्विच रहता है ना, अगर उसको ऑन कर दो तो सर्किट कनेक्ट हो जाता है, पंखा घूमने लगता है या फिर बल्ब जल जाता है। ऑफ कर दो, सर्किट कट गया, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, पंखा बंद हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी, डेंसिटी पे नहीं पता यार। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर, नहीं सबके लिए अलग अलग होता है भाई। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ ये सही बात है बाबा, है ना। रेजिस्टेंस जो है हम लोग देखे थे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल का नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है जो, बट यहाँ पर ये नहीं दिया है, इतना ही लिखेंगे हम लोग। अ लाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 10 वोल्ट बैटरी draws a current of 3 ampere. What will the resistance of the bulb? रेजिस्टेंस क्या होता है तुम लोग का? V by I. V कितना है? 18/3 इक्वल्स टू 6। चलो आंसर आ गया 6। If Q equals to net charge T equal to time, then which of the following equation is correct? इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है तुम लोगों का? Q टाइम है ना। I इक्वल्स टू होता है तुम लोगों का QT होता है ना, Q इक्वल्स टू IT होता है, IT I इक्वल्स टू QT होता है, I इक्वल्स टू QT, है ना। तो I इक्वल्स टू QT होता है। Which of the following equation is correct पूछा है। ठीक है रुक जाओ। I इक्वल्स टू Q बाय T होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, मुझसे गलती हो गई, है ना। I इक्वल्स टू Q बाय T होता है, करेक्ट जरूर, चार्ज पर यू सेकेंड, ठीक है। तो I इक्वल्स टू ये वाला तो नहीं होगा,
Q इक्वल टू होता है T इंटू आई, ये भी नहीं होगा, है ना। T इक्वल टू हो जाएगा Q बाय आई, Q बाय आई, ये तो Q इंटू आई है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे ये वाला होगा। ये SSC 2022 में पूछा था, है ना क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मैं पॉइंट करके रखा हुआ था क्यों, यहाँ पर साला आंसर ही नहीं दिया है ना। तो यहाँ जो मन करे डाल दो, बढ़िया दिया वैसा ये देखो, ये दोनों करीब करीब सेम ही है ना। क्यों, Q है, इसको इधर ले आओ तो QT और ये दोनों सेम है, करीब क्या दोनों सेम है, 3 और 4 दोनों सेम है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आंसर तुम लोग का आ गया। Whose law states that at a junction in an electric circuit the sum of the current flowing into the junction is equal to the sum of current flow out of the junction। ये कौन था, किर्चॉफ्स लॉ। कहां गया किर्चॉफ्स, ये किर्चॉफ चर्चा है ना, टमाटर किर्चॉफ्स लॉ, है ना। चलो, Wheatstone bridge is an arrangement of dash registers used for accurate measurement। कितना रजिस्टर्स था उसमें, 4 रजिस्टर्स था, है ना, Wheatstone bridge। चलो, which of the following statement is correct regarding fuse wire। ठीक है, फ्यूज वायर का कौन सा था, इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं बाबा, नहीं ना, हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड लो कंडक्टिविटी लो नहीं होता, कंडक्टिविटी हाई होता है ना। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होता बाबा, है ना। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, हाँ ये वाला होगा। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं ये वाला नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाए, है ना, और कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट को कंडक्ट कर सके। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। ठीक है, वर्क डन क्या था तुम लोगों का, पोटेंशियल डिफरेंस ना, V इंटू Q, है ना। एक्चुअली V था तुम लोगों का वर्क डन बाय Q, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, VQ। तो V कितना है तुम लोगों का, 6 इंटू 4, 6 चौक 24 इज योर आंसर। चलो, What is the coil of wire in the electric room heater known as। कॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल तो बोल नहीं पाएंगे, बैटरी होता है, फ्यूज भी नहीं बोल पाएंगे, स्विच भी नहीं बोल पाएंगे, एलिमेंट ही बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल लो, खत्म और क्या। Which of the following laws is applicable to the force of attraction or repulsion between 2 point charges। ये था तुम लोग का कूलम्स लॉ। ठीक है, the force of attraction and repulsion between two charge particle is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। Identify the correct statement in the relation to ampere। एम्पियर का में हम लोग को निकालना है। ठीक है, एम्पियर का है 1 ampere is constituted by the flow of 1 column पर मिनट, नहीं चार्ज पर मिनट नहीं होता है, वो पर सेकंड होता है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 2 कॉलम, नहीं 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 3 नंबर। When do electron moves for the flow of charge in a conducting metallic wire। क्या बोला फिर से बोल, when do electron move for the flow of charge in a conducting metallic wire। क्या है ऑप्शंस, when there is no difference, अच्छा मतलब कब फ्लो करता है। ठीक है, when the difference, no difference नहीं होगा, when the charge stop flowing नहीं, when there is a difference in pressure, potential difference होता है जो प्रेशर दिया हुआ है इसमें, ड्यू टू ग्रेविटी का तो कोई केस ही नहीं है। 3 नंबर ही आंसर होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम लोग का इलेक्ट्रॉन मूव करता है। चलो, in a resistor what happens to the current when the resistance is double। है, रेजिस्टेंस अगर डबल हो गया, है ना, तो करंट क्या होगा। इन अ रजिस्टर व्हाट हैपेंड टू द करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट उसका हाफ हो जाएगा, है ना। करंट क्या होगा, गेट डबल गेट हाफ। ठीक है ना, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और करंट। चलो, in the symbol for the electric cell the thicker shorter line represent the negative terminal। ठीक है, हम लोग देखे थे ना यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी मतलब जो तुम लोगों का ये ऐसा करके था ना रजिस्टर, ये था तुम लोगों का पॉजिटिव, ये था तुम लोगों का नेगेटिव। थिकर शॉर्टर लाइन जो था वो तुम लोगों का नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, बैटरी का।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? गोल्ड तो रहता है बाबा, सॉइल भी बोल सकते हो, ग्राफाइट था, एक्सेप्शन था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड। देखो यहां पर ग्राफाइट मार सकते थे, एक्सेप्शन है, स्पेशली पूछेगा, डायमंड आंसर हो जाएगा तुम लोग का। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये तो तुम लोग का फाराडे है, मिकल फाराडे, ठीक है, ये तुम लोग पढ़े नहीं हो, आगे देखेंगे हम लोग, कल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड इट इज डिक्रीजेस, अच्छा डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है डिक्रीज होता है हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज करने से, सही बात है, ठीक है। आगे देखिए इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा, ये मेटल कंडक्टर में नहीं होता, सेमी कंडक्टर में हो सकता है ना। डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर दोनों नहीं होगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये हो जाता तुम लोग। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर मेटल्स में जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग का करंट का, तो करंट से डिक्रीज हो जाए करंट, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हम लोगों को, है ना। फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू W बाय Q था, है ना। आंसर हो जाएगा 4। चलो, Who was famous for the publishing a formula in 1827 that show that the mathematical relationship between current resistance and voltage? ओम्स लॉ कहां गया? ओम, हाँ ये वाला ओम, साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, इसका नाम याद रख सकते हो, छोटा सा है, इजी है ना। और क्या था? हु इन 19 हु यूज्ड द कैलिब्रेटेड टर्सन बैलेंस टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, है ना। कूलम्स लॉ याद है? कौन था वो? चार्ल्स अगस्टिन कूलम, है ना। चलो, हु इज द voltmeter? How is the voltmeter connected across the point between which the potential difference is to be measured? कैसा था वो? याद है? पोटेंशियल डिफरेंस में जो था तुम लोग का पैरेलली कनेक्टेड था, है ना। वोल्टमीटर जो रहता है वो पैरेलली कनेक्टेड रहता है, बट वही अगर जब तुम लोग करंट मेजर करोगे तो जो तुम लोग कंडक्टर है, ठीक है, सर्किट बोल लो, सर्किट में तुम लोग का जो एमीटर रहेगा वो क्या बोलते हैं उसको, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। मो इज द यूनिट ऑफ, ये नहीं पढ़े हो फिर भी इसका जो यूनिट होता है वो कंडक्टेंस का होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो, ठीक है। खत्म हो गया, यहीं तक था। तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, कल लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसको भी कंप्लीट कर देंगे, तो यहीं तक, फिर आगे दूसरा पढ़ेंगे और क्या, ठीक है। तो पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।